दो चीज़ें कवर करूंगा। अभी से लेके पेपर तक क्या करना है और पेपर के दौरान क्या करना है, तो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह इसमें कवर करते हैं। देखें, ऑडिट कोर्स एक बड़ा लेंथी कोर्स है, सही है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूं, और एडवाइस ये करूं कि यार मैं अगले 3-4 घंटे में 50% ऑफ द कोर्स को रिवाइज कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? देखें, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो, उसमें सारी ग्रेड्स मैंने मेंशन करी थी। वो ग्रेड आपको आइडिया होगा, उस हिसाब से हमने पढ़ा भी था। सबसे पहला काम तो मेरे प्यारे बच्चों ये करें, सबसे पहली जो आपके पास ग्रेड है वो ग्रेड ए है। 20 से 25 मार्क्स का पेपर वहां से आना है, लास्ट भी आना है। और कितने एरियाज हैं? 4 से 5 एरियाज हैं, और सिंपल वाले एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइजा 200 है, आइजा 210 है, आइजा 240 है, कंपनीज एक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, और हमारे पास क्वालिटी का वो स्टैंडर्ड है, सही है। तो हमारे पास ये यार 5 से 6 टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों। आप क्विकली सबसे पहले इनको रिवाइज कर लें। आजा 200 आप घुमा लें, और देखें 200 में आप ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं देखनी, 210 में ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं देखनी है। आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम एरियाज को मैं अपनी नजर से एक बार घुमा लूं। 200 को रिवाइज करें फौरन से। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन देख ली, प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन देख ली आपने। 210 एंगेजमेंट लेटर प्री कंडीशंस क्या होती हैं यार, अगर प्रेजेंट नहीं हो तब क्या करेंगे। रिकरिंग ऑडिट में मैं भेजूंगा नहीं भेजूंगा एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करके। मैनेजमेंट अगर रिक्वेस्ट करें चेंज करने के लिए तो क्या करूंगा। क्विकली आप इस तरीके से बस चीजों को घुमाना स्टार्ट करें। कोड ऑफ एथिक्स हो गया, कोड ऑफ एथिक्स को अच्छा टाइम दे, रिवीजन में 1 घंटा लगाए। थ्रेड्स देख लें, सेफगार्ड्स देख लें, सिग्निफिकेंस देख लें, एक बार उसको गो थ्रू कर लें। अब बैठ के ये टाइम नहीं है कि यार इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्यों और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्यों, ये टाइम नहीं है, ये टाइम गुजर चुका है आपका। तो खुदा का वास्ता है, बिफोर एग्जाम ये जो टाइम है आपने बस चीजों को घुमानी है, सही है। अगर आप फ्रॉड देख रहे हैं तो फ्रॉड में टाइम लगाए आप, यार फ्रॉड के अंदर हमारे पास, सॉरी फ्रॉड आगे प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट वहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप 220 हो गए तो 220 में कौन कौन से हमारे पास क्वालिटी के एलिमेंट्स है, उसके कंटेंट्स क्या है, उसको एक बार घुमाना स्टार्ट करें। ड्राफ्टिंग का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है ये। और अगर कोई चीज लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस हुई है, ये टाइम नहीं है अब आपको पेपर से पहले डिस्कस करने का। यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर, और अब आपने चीजों को मैक्सिमम कवरेज करके जाना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप ये काम कर लेते हैं यार, ये हार्डली 1-1.5 घंटा लेगा प्यारे बच्चों, और आपके 20 से 25 नंबर तो आपके फॉरन से कवर्ड हो गए। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरा 25% कोर्स रिवाइज हो गया। अगली ग्रेड में प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, या 5 तो आइजाज है इसके अंदर। आइजा 300 है, 315 है, 320 है, आइजा 240 है, फ्रॉड है। तो ये 4 आइजाज है हमारे पास प्यारे बच्चों, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। यार इन 4 मुझे बताना कल पेपर में, अब आप रिस्क 315 अगर आप घुमा रहे होंगे तो 15-20 मिनट से ज्यादा तो लगने ही नहीं चाहिए यार। बिकॉज पेपर में जब रिस्क का सवाल आएगा और आप आइजा भी लेके चले जाए तो रिस्क आप स्टैंडर्ड आपको मतलब रिस्क थोड़ी लिखेगा उसमें, तो आप बस एक बार घुमा देंगे। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, एफएस लेवल ये है, एजर्शन लेवल ये है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क ये क्राइटेरिया होता है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने ये करनी है। बस एक बार घुमाए, और जो मैंने क्लास में हमने ड्राफ्टिंग टेक्निक करी, एक अच्छा सजेस्ट आंसर उसको एक बार घुमा ले, ताकि पता चल जाए कि पहले रिस्क फैक्टर लिखना है, रिस्क फैक्टर को लिंक करना है एफएस लेवल और एजर्शन लेवल से, और ये रिस्क क्यों है इसको एक्सप्लेन करना है। तो 315 में 15-20 मिनट में आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है ये, ठीक है। साइमल्टेनियसली फ्रॉड में आएंगे तो फ्रॉड में हमारे पास 3 से 4 चीजें तो हैं यार, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको घुमा लिया जल्दी से। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है उसको जल्दी से एक बार आपने रीड कर लिया। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो एमओसी लेवल पे कौन सा रिस्क होगा, एफएस लेवल पे कौन सा रिस्क होगा, एसएसएन लेवल पे कौन सा रिस्क होगा, एक बार उसको घुमा लिया। मैनेजमेंट एमओसी कैसे कर सकती है, ये टेक्निक्स है, एक बार उनको क्विकली घुमा लिया। उसके अगेंस्ट ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स होंगे उसको एक बार आपने पढ़ लिया। अगर मिस स्टेटमेंट और इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है उसको घुमा लिया। अगर इंडिकेशन है तो क्या मेरे कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आपने वो घुमा लिया। बिकॉज देखिए इन स्टैंडर्ड्स की लॉजिक, इनकी लिंकिंग, इनका स्ट्रक्चर ये क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। अब आपने क्विकली वो 5 से 6 पेजेस को अपने हाथों से एक बार घुमाना है, और एक अच्छे से उसी स्ट्रक्चर्ड वे में उसको प्रॉपर्ली आपने रिवाइज करना है। मटीरियलिटी प्यारे बच्चों, अब ये टाइम नहीं है कि मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, सही है ना। अब आपने मटीरियलिटी का जो क्राइटेरिया आपको स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, जो किताब में दिया हुआ है, मटीरियलिटी की डेफिनेशन क्या है, कितने लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी होती है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, आपने एक बार डेफिनेशन घुमानी है, कैसे डिटरमाइन करते हैं उनको घुमाना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है, डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या मटीरियलिटी होती है, आपने उन एरियाज को क्विकली प्यारे बच्चों रिवाइज करना है। अगर आप ये काम कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके 15 से 20 मार्क्स और कंफर्म्ड हो गए, तो आपका 40-45 मार्क्स अगले 2-3 घंटे में मैथ से पहले आराम से हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाए रिपोर्टिंग में, आप ऑडिट एविडेंस और इंटरनल कंट्रोल को रिवाइज ना करें। उसके बाद आप आ जाए, अब आप मुझे बताएं रिपोर्ट में रिवाइज करने वाला है क्या, मुझे बताएं। मतलब आइजा 700 है तो रिपोर्ट का फॉर्मेट एक बार घुमा लो यार, सही है ना। की ऑडिट मैटर है तो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन को एक बार घुमा लिया आपने। कैम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो जो 3 स्टेप्स है, मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोस्त विद गवर्नेंस, एक बार वो आपने घुमा लिया अपने आंखों से। ड्राफ्ट कैसे करते हैं, वो जो टेक्निक हमने डिस्कस करी थी, उस एक कैम को आपने देख लिया। कैम ड्राफ्ट करने नहीं बैठना आपने, कैम का इंटरेक्शन बाकी रिपोर्ट के एलिमेंट से क्या होता है, एक बार उसको घुमा लिया आपने।
प्यारे बच्चों खत्म हो गया मॉडिफिकेशन। अब आप मुझे बताएं ना, मॉडिफिकेशन में आपको अब आप क्या कर लेंगे, मतलब ये वो टाइम तो नहीं ना कि क्वालिफाइड क्यों है एडवर्ड्स की, तो पता है सारी चीज़ें। एक बार आपने 705 का जो 3-4 पेज का हैंड आउट है आपने वो घुमा लिया, सही है ना। मैनेजमेंट अगर स्कोप लिमिटेशन इंपोज करे तो क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन है उसको घुमा लिया। ड्राफ्ट कैसे करते हैं, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन क्या स्टेप्स है उनको एक बार घुमा लिया आपने, कि ओपिनियन के सेक्शन में क्या लिखेंगे, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या लिखेंगे, एक बार आपने उनको घुमा लिया। 706 में आएंगे, एम्फेसिस के कुछ क्राइटेरियाज हैं वो घुमा लिया, अदर मैटर पैराग्राफ के कुछ क्राइटेरियाज है वो घुमा लिया आपने। आई सारी 2400 में आपने प्रोसीजर्स को एक बार देख लिया, रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लिया। प्यारे बच्चों अगर ये काम अगले 5-6 घंटे, मतलब बताए ना रिपोर्ट के जो 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं इसकी 15 मार्क्स वेटेज है, तो उसमें क्या है, मतलब 1-1.5 घंटा लगेगा आपको यार। अब आपको बैठ के ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, वो सारी चीजें क्लास में हो चुकी है, मॉक्स में हो चुकी है, प्रैक्टिस सेशन में हो चुकी है, आपने एक बार सिर्फ घुमानी है चीजों को, ठीक है। प्यारे बच्चों ये काम आप करते हैं तो आप यकीन करें आपका 50% कोर्स रिवाइज हो चुका है। अब आप एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि यार 12 घंटे बाद 13 घंटे बाद पेपर है, मेरा 50% कोर्स रिवाइज हो चुका है। अगला काम प्यारे बच्चों, अब आप लोग आए ग्रेड सी में, जो कि सबसे बड़ी ग्रेड है, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल। अब आप उस ग्रेड में आए प्यारे बच्चों, और उस ग्रेड में भी देखें, उस ग्रेड को भी आप क्या करें, सब्सटेंटिव, इंटरनल कंट्रोल और आईटी, इन 3 एरियाज को तो अच्छे से टाइम लगाते हैं आप, बिकॉज अगर ये 3 एरियाज भी आपके अच्छे रिवाइज हो गए, क्विकली रिवाइज हो गए, तो आपका कल के पेपर में 20-25 नंबर यही मौजूद है ना, सब्सटेंटिव, इंटरनल कंट्रोल, आईटी ये मौजूद है। इसको एक बार आप फौरन से घुमा लें, बिकॉज ये लिंक्ड भी है ना, सब्सटेंटिव, इंटरनल कंट्रोल, आईटी लिंक्ड भी है। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जो प्रोसीजर्स हमने क्लास में पढ़े हुए हैं, जो भी हैंडआउट्स आपके पास है, उसको एक बार क्विकली गो थ्रू करें। ये वो टाइम नहीं है प्यारे बच्चों कि कंप्लीटनेस के लिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा, ये वो टाइम नहीं है, उसमें टाइम ना लगाएगा। बस यू हैव टू विद एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, एक रिलैक्सेशन के साथ आपने उन हैंडआउट्स को एक बार, प्रोसेस को एक बार घुमा लेना है, बस दैट्स इट। इंटरनल कंट्रोल में हमारे पास जो सेल्स परचेज के जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड हैंडआउट्स को एक बार अच्छे से आपने रिवाइज कर लेना है। इसी तरीके से फिर जो हमारे पास बाकी एरियाज है, आरपी, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, एनालिटिकल प्रोसेस, सैम्पलिंग, इन हैंडआउट्स को आपने प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। और जब आप ये काम करेंगे सुकून से, और जितना पेपर से पहले इन एरियाज को अच्छा से रिवाइज करके जाएंगे प्यारे बच्चों, पास होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज पेपर इन एरिया ये 50% आपका कवर करेगा। अभी इसको लेके बैठ जाएंगे प्यारे बच्चों, रात के 12-1 बज जाएंगे, ये कोर्स आपका रिवाइज नहीं होगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं अगले 4-5 घंटे में 50% कोर्स को रिवाइज कर लूँ, जो कि आसान भी है कंपैरेटिवली, याद करने वाले भी इसमें इतना कुछ नहीं है। उसको मैं एक बार अपनी आंखों के आज घुमा लूँ, पेपर से जितना पहले मैं ये वाली ग्रेड को देखूंगा, सब्सटेंटिव, इंटरनल कंट्रोल, आईटी, तो इंशाल्लाह मुझे फायदा होगा। तो इस टेक्निक से चलो मेरे प्यारे बच्चों इंशाल्लाह कामयाब होगे, लेकिन इस वक्त ड्राफ्टिंग का टाइम नहीं है। इस वक्त ये टाइम नहीं कि ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा, ये टाइम निकल चुका है, सही है। इस पर आप टाइम ना लगाइएगा, बिकॉज और डिमोटिवेटिंग है। सेकंड चीज, पेपर जब आप कर रहे हो, 9 से 12 लेट्स हमारा पेपर है, 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसको 20 मिनट में आप एक्सटेंड कर लें। ये जो अगला 1 मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको 20 मिनट पे एक्सटेंड कर लें मेरे प्यारे बच्चों। और एक सिंपल सा काम करें, जहां आपका 20 मिनट खत्म हुए उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने पहला सवाल कौन सा करना है, मैंने दूसरा सवाल कौन सा करना है, मैंने तीसरा सवाल कौन सा करना है, और हर सवाल में मुझे कितना टाइम लगेगा। ये खुदा का वास्ता है, टाइम मैनेजमेंट करते रहेगा। 9:15 से 9:20 से जब 10:20 हो, 1 घंटा गुजर चुका हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 35 नंबर का पेपर हो जाना चाहिए। उस वक्त थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा प्यारे बच्चों। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, लेट्स से इन द अबव सिचुएशन, मुझे यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे इनकंसिस्टेंसीज बताएं और उसके अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। ये लिंक सवाल होते हैं, इसमें ना आपको आइजा ने हेल्प करना है, ना आपको किसी किताब ने हेल्प करना है। वो पेपर में आप और आईके पर आपने सोचना है बैठ के। खुदा का वास्ता है, ऐसे सवालों को ना सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा, ना ऐसे सवालों को सबसे लास्ट में रखिएगा। खुदा का वास्ता है, इन सवालों को जो आपका पेपर के 10:15 से 11:15 का जो टाइम होगा, इन एरिया में आपने सवाल करना है। उसका रीजन है, अगर ये सवाल आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 18-20 नंबर या 15 नंबर का सवाल आता है, सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, आप 1 घंटा लगा देंगे सवाल के ऊपर सोच समझने में। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मार्कर अच्छा यूज होना चाहिए, हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, और आप 15 नंबर के सवाल पे आप 1 घंटा लगा देंगे प्यारे बच्चों। जहां आपने 1 घंटा लगा दिया, आपका पेपर पास करना अब मुश्किल हो जाएगा, बाकी जगह आपका पास। इसी सवाल को आखिरी के 15 मिनट में भी ना रखिएगा, बिकॉज ये वो सवाल होते हैं जिसमें आपको सोचना होता है, और जब आपको सोचना होता है प्यारे बच्चों, पेपर से 15 मिनट पहले स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, कभी भी घंटी बज सकती है, आप उस टाइम पे ऐसा सवाल नहीं कर सकते। इन सवालों को आपने बीच के 10:15 से 11:15 के लिए पार करके रखना है, और एक टाइम सेट रखना है। 15 मिनट का सवाल है, 20 से 25 मिनट दूंगा, जितने रिस्क आ गए, जितने प्रोसेस लिख दिए, बस दैट्स इट, आगे मूव करूंगा। टाइम बच गया तो वापस आ जाऊंगा, टाइम नहीं बचा तो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था कि मैंने 20-25 मिनट के अलावा इसको टाइम नहीं दिया। खुदा का वास्ता है, इस माइंडसेट से आपने पेपर करना है।
फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल आता है और सवाल में आप पिक कर लेते हैं कि यार वो मुझसे रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर्स पूछ रहा है और ये वाले प्रोसीजर्स पूछ रहा है, आपने पहली फुर्सत में यार उन सवालों को अटेम्प्ट करना है, सही है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। हाँ यार 6 नंबर का सवाल कर लिया, 8 नंबर का सवाल कर लिया, 4 नंबर का सवाल कर लिया। एक सवाल आता है और उसमें लिखा हुआ आता है, पता है पॉजिटिव भेजेंगे नेगेटिव, आपको पता है इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको 10:15 से 11:15 के बीच में आप पार करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आता है कल पेपर में और आप कहते हो कोड ऑफ एथिक्स सवाल है मेरे सामने है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, मुझे पता है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशन, मुझे पता है लॉन्ग एसोसिएशन है, मुझे पता है एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट है। अब आपने फॉरन से ऐसे सवालों को क्विकली अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है। कल पेपर में 15 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कोई आ जाता है, एक जो नॉर्मली वो बनाते हैं ABCD करके, आपको लगता है यार मैंने अभी इसको रिवाइज भी किया हुआ है, मुझे पता भी है क्या क्राइटेरियाज है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या प्रोसेस है, उन सवालों का आप क्विकली अटेम्प्ट करें। लेकिन खुदा का वास्ता है हर सवाल के आगे आपने टाइम जरूर लिखना है कि ये सवाल है 9:25 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 नंबर का सवाल है, 9:40 तक मैंने ये सवाल को अटेम्प्ट कर लेना है। और पेपर के वक्त प्यारे बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना मुश्किल पेपर आ जाए, जितना भी टेक्निकल पेपर आ जाए, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा, यू हैव टू डिलीवर दी कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। आपने कंक्लूजन पे जंप ना करिएगा कि मैं क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता, मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के ये काम क्यों नहीं कर सकते, सही है, कि रिटन रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटिवनेस। आपने इस तरीके से आपने लिखना है कि जी द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, देयरफॉर क्या कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन कैन नॉट बी सेंड या देयरफॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन शैल बी सेंड। आपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। कंक्लूजन की तरफ खुदा का वास्ता है जंप ना करिएगा प्यारे बच्चों। अगर पेपर में सवाल आता है ये स्कोप लिमिटेशन हुई है, आप ये ना लिखिएगा कि मैं क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दूंगा, आप कहेंगे कि जी स्कोप लिमिटेशन है तो ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर्स। ये जो स्कोप लिमिटेशन है लेट्स से बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है, इसका इंपैक्ट मटेरियल है या परवेसिव है, वो फैक्टर्स आपने लिखने हैं। और उसके बाद आपने बताना है कि जी मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेता हूं तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। अगर मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी, जो कि ये हो सकता है, इससे मुझे अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, तो आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्यारे बच्चों आंसर को ड्राफ्ट करना है और पेपर में रिलैक्स रहना है। शुरू को जो 20 मिनट होगा आपके पास, जो 15 मिनट रीडिंग टाइम होगा, 5 मिनट मेरी तरफ से आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। 20 मिनट जो आपके होंगे प्यारे बच्चों, वो 20 मिनट डिसाइड करेगा कि आप पेपर पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता है उस 20 मिनट में एक पेपर की स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। मॉक जो हमने रखा था, बच्चों ने गलती यही करी थी कि सवाल गलत उठा लिए, तो जब उन्होंने सवाल गलत उठाए तो 1-1.25 घंटा अपने पेपर में वो ज़ाया कर चुके थे 12-15 मार्क्स के। आपने ये गलती नहीं करनी है प्यारे बच्चों, आपने आराम से सुकून से रह के एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है। सोचने वाले सवाल को 10:15 से 11:15, वो सवाल जिसमें आपको पता है कि ना मैंने आइजा ने हेल्प करना है, ना मुझे कुछ चीज़ रिकॉल करने की जरूरत है, उनको 10:15 से 11:15 की तरफ रख लें। कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगता है मैंने अभी तो रिवाइज किया है, पेपर में भी आ गया, सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करके आया हूँ, पेपर में भी आ गया, उसको पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। इस माइंडसेट से जाएं, टाइम्स लाजमी देखिएगा। शुरू के 1 घंटे में 9:20 से लेकर 10:20 तक 30 नंबर का 35 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। 10:20 से लेके 11:20 तक आपका टोटल 60-70 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाना चाहिए और 11:20 से लेके 12:15 आपका रिमेनिंग पेपर 30-35 नंबर का। इस तरीके से पेपर को बिट्स एंड पीसेस में लेके चलिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर प्यारे बच्चों, बस कॉन्फिडेंट रहिएगा, घबराइएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करिएगा। जज़ाकल्लाह।